नमस्कार, मैं चंद्र उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज की क्लास में हम एमए फर्स्ट ईयर प्रथम सेमेस्टर पेपर थर्ड के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वह मनोविज्ञान में इस टॉपिक का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है व्यक्तित्व को समझने में। इसका नाम है सिगमंड फ्रायड का व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ये आपका एमए प्रथम सेमेस्टर पेपर थर्ड का यूनिट सेकंड का पहला टॉपिक है। ये जो टॉपिक है फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ये बीए हो चाहे एमए हो चाहे मनोविज्ञान से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, इसमें से क्वेश्चन आना अनिवार्य ही रहता है। तो ये हर दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज की क्लास में हम कंप्लीट मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के बारे में बात करेंगे, यानी कि चेतन, अर्धचेतन, अचेतन क्या होता है, इड, ईगो, सुपर ईगो क्या होता है, प्लस मनोवैज्ञानिक विकास की अवस्थाएं कितनी होती हैं, इन सभी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड इसी प्रकार के कंटेंट देखने को मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं और एकदम आसान भाषा में आपको हम समझाते हैं कि व्यक्तित्व को विकास करने में या व्यक्तित्व को समझने एवं उसकी व्याख्या करने में जो फ्रायड का विश्लेषणात्मक सिद्धांत है वह कैसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। देखिए पहले समझते हैं। देखिए सिगमंड फ्रायड है जिनका कार्यकाल था 1836 से 1939, यानी कि इनकी इतना जो है कि मनोवैज्ञानिक रूप में इनका जो है ये अवधि है, ने करीब करीब 40 साल के अपने नैदानिक अनुभव के बाद व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यानी कि 1836 से 1939, ठीक है, इस अवधि में 40 साल का इनका जो है कि करे व्यक्तित्व के क्षेत्र में और नैदानिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में जो है अनुभव रहा है। और उसी अनुभव के आधार पर इन्होंने व्यक्तित्व को व्याख्या करने के लिए एवं उसको समझने के लिए इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसको मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहा जाता है। व्यक्तित्व को समझने एवं उसकी व्याख्या करने में सिद्धांत की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण थी उस समय भी जब इन्होंने इस सिद्धांत का निर्माण किया था, और आज भी व्यक्तित्व को समझने में उसकी व्याख्या करने में इस सिद्धांत की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है या है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत मानव प्रकृति यानी कि ह्यूमन टेम्परामेंट यानी कि मानव स्वभाव के बारे में कुछ मूल पूर्व कल्पनाओं पर आधारित है। यानी कि इसका मानव स्वभाव को फ्रायड ने समझने के लिए कुछ बेसिक एजम्पशंस बनाए, यानी कि पूर्व कल्पना बनाए, उन्हीं पे जो ये सिद्धांत आधारित है। सबसे पहला है मानव व्यवहार बाह्य कारकों पर आधारित होता है, कि यानी कि मनुष्य जो व्यवहार करता है, हम आप जो व्यवहार करते हैं उसके पीछे जो वातावरण में बाह्य कारक मौजूद होते हैं वो कहीं ना कहीं मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित करते हैं या उसके स्वभाव को प्रभावित करते हैं। ऐसे व्यवहार अविवेकपूर्ण, यानी कि ऐसे व्यवहार जो होते हैं क्या होते हैं, बिना किसी विवेक के होते हैं, ठीक है, यानी कि अविवेकपूर्ण यानी कि अनुचित होते हैं, अपरिवर्तनशील यानी कि जिसको बदला नहीं जा सकता, और समस्थिति तथा ज्ञेय होते हैं। समस्थिति मतलब क्या होता है कि समान स्थिति में बने रहना, ठीक है, यानी कि समाज बदल रहा है, जैसे जैसे समाज बदल रहा है व्यक्ति को अपने आप को चेंज करना चाहिए, लेकिन इस प्रकार के व्यक्ति क्या है अपने आप को चेंज नहीं करते हैं। तो ज्ञेय मतलब होता है नॉलेजेबल, ठीक है, वो व्यक्ति जो व्यवहार करता है उसको वो जानता है फिर भी जानबूझ के वो ऐसा व्यवहार करता है। ये पहला इनका पूर्व कल्पना था। दूसरा है मानव प्रकृति पूर्णता यानी कि होलिज्म, ठीक है, शरीर गठनी यानी कि शरीर से संबंधित कारक तथा अप्रलक्षता यानी कि निष्क्रियता से संबंधित कारक इन कल्पनाओं से हल्के फुल्के ढंग से प्रभावित होती है। ये कहते हैं कि जो मानव का स्वभाव होता है वो पूर्णता, यानी कि जो व्यक्ति कहता है कि हम पूर्ण हैं या अपूर्ण है इससे, तथा उसके शरीर से संबंधित कारक कि सुंदर है, हृष्ट पुष्ट है, ये तथा उसके सक्रिय है या निष्क्रिय है, इससे क्या है वो थोड़ा थोड़ा जो है उसका मानव स्वभाव प्रभावित होता है। तीसरा है क्या है, मानव प्रकृति आत्मनिश्चितता की कल्पना से बहुत कम प्रभावित होती है। यानी कि आत्मनिश्चितता क्या हुआ, अपने ही
अंदर अपना विश्वास करना, आत्म मतलब अपना, निष्ठा मतलब विश्वास करना, अपना विश्वास, अपने ऊपर विश्वास रखना। ठीक है, इससे क्या है, मानव स्वभाव बहुत कम हद तक प्रभावित होती है। तो ये 3 पूर्व कल्पना फ्रायड महोदय ने तैयार किया व्यक्तित्व के सिद्धांत को समझाने के लिए, और इन्हीं पूर्व कल्पनाओं पर आधारित करके इन्होंने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की व्याख्या 3 मुख्य भागों में बांटकर की। सबसे पहला है व्यक्तित्व की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, दूसरा है व्यक्तित्व की गतिकी यानी कि डायनामिक्स ऑफ पर्सनालिटी, तीसरा है व्यक्तित्व का विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। अब हम बात करते हैं पहला यानी कि व्यक्तित्व की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी। ठीक है, इन्होंने व्यक्तित्व की संरचना को समझाने के लिए इसको 2 प्रमुख भागों में बांटकर इसको समझाने की कोशिश की है। पहला इसमें आकारात्मक मॉडल जिसको टोपोग्राफिकल मॉडल कहते हैं, और दूसरा क्या है इसमें गत्यात्मक या संरचनात्मक मॉडल जिसे डायनामिक मॉडल कहते हैं। अब इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए जो आकारात्मक मॉडल है, देखिए यहाँ पे आकारात्मक मॉडल में क्या आ जाएंगे, चेतन, अर्धचेतन, अचेतन। चेतन को कॉन्शियस कहते हैं, अर्धचेतन को सबकॉन्शियस, अचेतन को अनकॉन्शियस। आकारात्मक मॉडल से संबंधित इन्होंने मन के वैसे पक्ष से बताया है कि जहाँ संघर्षमय परिस्थिति जब दिमाग में उत्पन्न हो जाता है तो क्या है, व्यक्ति उससे बहुत ज़्यादा जो है उसके अंदर घबराहट हो जाती है, बेचैनी उत्पन्न हो जाती है, यानी कि गत्यात्मकता उत्पन्न हो जाता है। यानी जब उसके अंदर मानसिक संघर्ष किसी व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होता है तो उसके व्यक्तित्व में भी क्या है, उसके व्यवहार में भी वो दिखाई पड़ता है। उसकी गत्यात्मकता क्या है, उसके व्यवहार में भी दिखाई पड़ती है। इसी को इन्होंने कहा कि मन का आकारात्मक मॉडल। ठीक है, ये मन के आकार से संबंधित है। ठीक है, कि मन के आकार जब प्रभावित होगा तो उससे क्या है, व्यक्ति का व्यक्तित्व भी प्रभावित होगा। और इसकी व्याख्या करने के लिए इन्होंने मन के 3 स्तर बता दिए हैं, चेतन, अर्धचेतन, अचेतन। अब चेतन क्या होता है, देखिए चेतन मन का संबंध मन के वैसे भाग से होता है जिसमें वे संवेदनाएं एवं अनुभूतियां सम्मिलित हो रहती हैं या होती हैं जिसका संबंध वर्तमान से होता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि अचेतन मन में तत्कालिक अनुभूतियां सम्मिलित होती हैं। अचेतन मन में, चेतन मन में क्या है, तत्कालिक अनुभूतियां सम्मिलित होती है। चेतन मन क्या है, कम सीमित के चेतन मन का जो भाग होता है वो क्या है, सीमित भाग होता है, छोटा भाग होता है। चेतन मन में वैसी विचार अनुभूतियां या जो इच्छाएं सम्मिलित होती है जिनका संबंध क्या होता है, वर्तमान से होता है। ऐसे मन को क्या हम कहते हैं, चेतन मन कहते हैं। दूसरा है अर्धचेतन जिसको हम सब कॉन्शियस या प्री कॉन्शियस भी इसको हम कहते हैं। अर्धचेतन मन में, अर्धचेतन क्या होता है, अर्धचेतन मन का वैसा भाग होता है जो न तो पूर्णतः चेतन होता है और न ही पूर्णतः अचेतन होता है, बल्कि इसमें वैसी विचार, इच्छाएं एवं भावनाएं सम्मिलित होती हैं जो चेतन में नहीं होती हैं, लेकिन कुछ प्रयास करने पर वो क्या है, उसका प्रत्याहान आसानी से किया जा सकता है। इसलिए इस मन के स्तर को क्या कहा जाता है, कभी कभी अवचेतन भी कहा जाता है, कभी कभी सुलभ स्मृति के नाम से भी जाना जाता है। यह मन क्या होता है, चेतन से थोड़ा बड़ा लेकिन अर्धचेतन से छोटा स्तर का होता है। तीसरा बात करते हैं हम अचेतन मन। अचेतन मन क्या होता है, अचेतन मन से तात्पर्य मन के वैसे भाग से होता है जो अचेतन यानी कि चेतना से परे, यानी कि जो चेतना से परे होता है, चेतना से दूर होता है। यह न तो चेतन होता है न अर्धचेतन होता है, बल्कि यह ऐसा मन का भाग होता है जो कि चेतना से परे होता है। इसमें ऐसे विचार, इच्छाएं या भावनाएं सम्मिलित होती हैं या रहती हैं या स्टोर रहती हैं जिनका स्वरूप कामुक, अनैतिक, आक्रामकतापूर्ण तथा घृणित होता है। ठीक है, कभी कभी व्यक्ति के जो है अनैतिक विचार, कामुक विचार जिसकी संतुष्टि वर्तमान समाज में होना संभव है, उसको क्या कहा जाता है, उसको चेतना जो है दमन के माध्यम से कहाँ भेज देता है, अर्धचेतन में भेज देता है। तो अर्धचेतन मन यानी कि अचेतन मन को क्या कहा जाता है, आपके दिमाग का स्टोर रूम कहा जाता है, जिसमें सभी प्रकार के अनैतिक, अकामुक, घृणित, आक्रामकतापूर्ण व्यवहार जो है उसमें सम्मिलित होते हैं।
तो इसे हम अचेतन मन कहते हैं। अचेतन मन जो है, अनकॉन्शियस मन का सबसे बड़ा एवं गहरा भाग होता है। यह मन का छिपा हुआ भाग होता है। ठीक है, आपका अचेतन मन में जैसी विचार, इच्छाएं, भावनाएं चलती हैं वो आपके व्यवहार को प्रभावित करती हैं। आप उसी कहीं नहीं कि जो अचेतन मन में जो विचार, इच्छाएं जाती हैं वो समाप्त नहीं होती है, वो कुछ समय के लिए निष्क्रिय जरूर हो जाती है, सुषुप्त जरूर हो जाती है, लेकिन समय समय पर वो चेतना में आने का प्रयास करती हैं और आपके व्यवहार को प्रभावित भी करती हैं। जब आपका व्यवहार उसके हिसाब से चलेगा तो आपका व्यक्तित्व भी उसी के हिसाब से बन जाएगा। तो ये बात हुआ मन के आक्रात्मक मॉडल से संबंधित। अब हम बात करते हैं मन के गत्यात्मक या संरचनात्मक। मन का संरचना के दृष्टि से, ठीक है, मन के संरचनात्मक मॉडल से तात्पर्य मन के वैसे भाग से होता है जो पूर्णतः क्या है, मूल प्रत्ययों द्वारा निर्धारित होती हैं। इसमें जो है इन्होंने क्या है कि मूल प्रत्ययों या मानसिक संघर्षों का समाधान व्यक्ति 3 माध्यमों से करता है। इन्होंने इसमें जो है पहला बताया ईड, जिसको हम कहते हैं इदम या उपाहम भी कहते हैं। दूसरा ईगो, जिसको हम अहम कहते हैं। तीसरा सुपर ईगो, जिसको हम परागहम कहते हैं। अब ये ईड क्या होता है? ईड जो है व्यक्ति का जैविक तत्व होता है। ईड में क्या है, जन्मजात प्रवृत्तियों का भरमार होता है। ठीक है, और ऐसी प्रवृत्तियां कैसी होती हैं? अकामुक होती हैं, असामाजिक होती हैं, अनैतिक होती हैं। इसलिए इसे क्या है, अचेतन मन से संबंधित माना जाता है ईड को। ईड क्या है, प्लीजर थियरी, यानी कि आनंद के सिद्धांत पर आधारित होता है। यानी कि वो अपनी इच्छाओं को, विचारों को, क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, उसको बिना सोचे समझे वो केवल अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहता है। जैसे एक बच्चा होता है, बच्चों में जो है, छोटे बच्चे हैं, उसमें ईड की प्रवृत्तियों की भरमार होती हैं। वो क्या है, अपनी जो भी इच्छाएं हैं वो क्या है, उचित अनुचित न देखते हुए, सही गलत न देखते हुए, उससे वो क्या है, पूरा करना चाहता है। तो इसे ईड कहा जाता है। ईड आप जो है समझ लीजिए कि ईड मन का अचेतन भाग है। ईड में क्या है, एक मनुष्य का जैविक तत्व है और ये क्या है, जन्मजात प्रवृत्तियों द्वारा निर्धारित होती हैं। और उसके बाद इसमें जो है, जो विचार भावनाएं होते हैं अकामुक होते हैं, अनैतिक होते हैं। और ये क्या है, प्लीजर थियरी, यानी कि आनंद के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। यानी कि किसी भी हाल में इससे आनंद की पूर्ति होने चाहिए। दूसरा है ईगो। ये अहम से थोड़ा बड़ा भाग है। ठीक है, इसको ईगो कहा जाता है। अब व्यक्ति जैसे जैसे बड़ा होता है वो क्या है, अपना तादात्म्य या आइडेंटिफिकेशन वो जो है अपने परिवार के सदस्यों के साथ सदस्यों के साथ करने लगता है। ये वो उसकी जो ऐसी प्रवृत्तियां जिनका स्वरूप कामुक था, वो किसी कारण, समाज के कारण या परिवार के कारण नहीं पूरा होता है, तो क्या है, वो धीरे धीरे कर्मठ क्या हो जाती है, वो समाज की वास्तविकता को देखते हुए कहाँ कन्वर्ट हो जाती है, वह ईगो में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो वो क्या सोचता है कि जो वो जिद कर रहा है, जो वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर रहा है, वो सामाजिक कारणों से वो नहीं हो सकता। ठीक है, तो जिससे वो क्या है, उसकी प्रवृत्तियां ईड से कहाँ बदल जाएंगी, ईगो में बदल जाएंगी। और ये जो है जो मन का भाग है वो क्या है, रियलिस्टिक थियरी, यानी कि वास्तविकता के सिद्धांत पर आधारित होता है। यानी कि इसमें अब हम जो भी कार्य करेगा वो ये देख के कि क्या सही है, क्या गलत है, ठीक है, वास्तविकता क्या है, उसको ध्यान में रखते हुए तब करेगा। वो ईगो को रोकेगा, वो अहम ईड को रोकेगा कि नहीं, अभी इसका सही या गलत क्या है, लाभ क्या हानि, इसको देखते हुए किया जाएगा। तीसरा है सुपर ईगो। सुपर ईगो मतलब पराहम होता है। पराहम क्या होता है, ईड ईगो से बड़ा जो होता है मन का भाग, वो क्या होता है, इसको हम सुपर ईगो कहते हैं। सुपर ईगो का विकास जो है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे वो अपने माता पिता के साथ, अपने समाज के साथ उसका तादात्म्य स्थापित होता जाता है, आइडेंटिफिकेशन उत्पन्न होता जाता है। तो उसके अंदर क्या है, समाजीकरण का विकास होता है और उसके अंदर नैतिकता का विकास होता है। वो जान जाता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, इत्यादि बातों को वो जो है अपने अंदर आत्मसात कर लेता है और उसी के हिसाब से क्या है, व्यवहार करता है। इसलिए यह जो मन का स्तर है वो नैतिक सिद्धांत है, यानी कि जो है आइडियलिस्टिक आदर्शवादी सिद्धांत पर क्या है, यह
मन का स्तर आधारित है। ये जो है कि मुख्य रूप से ये आपके चेतन, अर्धचेतन, अचेतन तीनों से जुड़ा होता है। तो आप बस समझिए कि ईड क्या है, जैविक तत्व है जिसका इसमें वैसी इच्छाएं भरी रहती हैं जो जिसका स्वरूप कामुक होता है, आक्रामक होता है, ठीक है। और यह क्या है, आनंद के सिद्धांत पर आधारित होता है। इसे किसी भी आलम में आनंद की पूर्ति चाहिए। ये धीरे धीरे बड़ा होता है तो व्यक्ति के अंदर ईगो का विकास हो जाता है, यानी कि वास्तविकता को समझ जाता है कि जो हम कर रहे हैं या जो जिद कर रहे हैं वो सही है या गलत, तो उसको ध्यान रखते करता है। फिर उससे बड़ा होता है तो जैसे जैसे समाज में जाता है, परिवार से, पास पड़ोस से इत्यादि से उसके अंदर जो है चीज़ें उसको सीखने को मिलती है, तो उसके अंदर समाजीकरण का विकास होता है, तो उससे भी बहुत कुछ वो सीखता है, तो जिससे भी उसके अंदर पराहम का विकास होता है। अब हम दूसरे की बात करते हैं, व्यक्तित्व की गतिकी, ठीक है, यानी कि डायनामिक्स ऑफ पर्सनालिटी। व्यक्ति की जो गतिकी है वो मुख्य रूप से क्या करता है कि व्यक्ति चिंता से अपने आप को बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के उपायों का इस्तेमाल करता है। उसी को हम क्या कहा जाता है मनोविज्ञान के भाषा में ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है। तो उसी के बारे में चर्चा किया गया। पहला इसमें मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति क्या होती है? मूल प्रवृत्ति तात्पर्य वैसी प्रवृत्ति से होते हैं जिसको क्या है कोई बच्चा जन्म से ही प्राप्त कर आता है, जो जन्म से ही व्यक्ति के अंदर मौजूद होती है, उसे क्या कहा जाता है? मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति या दो तरह की होती है। पहला होता है जीवन मूल प्रवृत्ति जिसको इरोस कहा जाता है, दूसरा मृत्यु मूल प्रवृत्ति जिसको थैनेटोस कहा जाता है। जीवन मूल प्रवृत्ति द्वारा व्यक्ति क्या है रचनात्मक कार्य जिसमें प्रजनन करना भी शामिल होता है इत्यादि कार्य करता है, तथा मृत्यु मूल प्रवृत्ति द्वारा व्यक्ति क्या है ध्वंसात्मक कार्य को करता है। ठीक। अब दूसरा चिंता। चिंता क्या है? चिंता ऐसी दुखद एवं कष्टकर संवेदना की अवस्था है जो व्यक्ति को किसी कष्टकर अनुभूति से अपने आप को दूर करने की कोशिश करता है। चिंता क्या है? जब व्यक्ति के अंदर जब व्यक्ति के पास जो है विपरीत इच्छाएं रहेंगी या कोई व्यक्ति का जो है इच्छा है वो पूरा नहीं हो पाता है, जिसके व्यक्ति के अंदर कुंठा उत्पन्न हो जाता है। कुंठा से व्यक्ति के अंदर जो है चिंता की उत्पत्ति हो जाती है। चिंता को भी तीन प्रकार जो है फ्रॉड में होता है। पहला वास्तविक चिंता, यानी कि वास्तविक चिंता का तात्पर्य उन चिंता से होता है जिसमें हम वास्तविक चीज़ों को देखकर घबराते हैं, वास्तविक चीज़ों से डर के क्या है चिंता कहते हैं, उससे वास्तविक चिंता कहते हैं। जैसे आंधी, तूफान, भूकंप इत्यादि से डर कर जो हम चिंता करते हैं उसे वास्तविक चिंता। तंत्रिका काफी चिंता, यानी कि जब व्यक्ति के अंदर अहम जो है ईगो को क्या है कि अहम पराहम, यानी कि ईगो सुपर ईगो को धमकी देता है कि हमने जो आदेश दिया है उसको पूरा करो। यदि वो नहीं पूरा करता है तो उसे क्या है सुपर ईगो द्वारा दंडित किया जाता है। तो इससे क्या है उसके अंदर तंत्रिका काफी चिंता उत्पन्न हो जाती है। तीसरा क्या है? नैतिक चिंता। नैतिक चिंता क्या है? समाज के आदर्शों के अनुरूप जब व्यक्ति नहीं चल पाता है तो उसके अंदर क्या है नैतिक चिंता उत्पन्न हो जाती है। जब व्यक्ति समाज के मूल्यों को ध्यान में रखते हुए क्या सही है क्या गलत नहीं कर पाता तो उसके अंदर क्या है नैतिक चिंता उत्पन्न हो जाती है। अब इसमें तीसरा है अहम रक्षात्मक प्रक्रम, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। व्यक्ति के अपने आप से चिंता को दूर करने के लिए जिन साधनों का इस्तेमाल करता है, जिन प्रक्रमों को इस्तेमाल करता है उसे क्या कहते हैं हम? अहम रक्षात्मक प्रक्रम। इसमें पहला है दमन, यानी कि रिप्रेशन। कुछ ऐसी इच्छाएं एवं विचार होती हैं जिसका जो व्यक्ति चाहते हुए भी उनकी पूर्ति नहीं कर पाती है। वो इच्छाएं क्या कामुक होती हैं, अनैतिक होती हैं, आक्रामकपूर्ण होती हैं। तो वो क्या है चेतन मन से हटकर उनको क्या है अचेतन में भेज दिया जाता है, ढकेल दिया जाता है। इसे क्या कहा जाता है? दमन कहा जाता है। युक्तिकरण, रेशनलाइजेशन से तात्पर्य इस कहावत से आप समझ सकते हैं कि अंगूर खट्टे हैं या नाच नावा आंगन टेढ़, यानी कि जब आप व्यक्ति कोई कार्य नहीं कर पाता है अच्छे से तो क्या होता है उस कार्य से जो उत्पन्न उसके अंदर चिंता होती है उससे बचने के लिए वो क्या करता है कि वो कार्य ही बेकार था, वो कार्य ही अच्छा नहीं था। जैसे कोई बच्चा परीक्षा में फेल हो जाता है तो वो यह कहता है कि परीक्षा में जो प्रश्न पत्र आए थे उसको टीचर ने पढ़ा ही नहीं था, यानी कि या परीक्षा के दौरान क्या है हमारे पेरेंट्स ने हमको घरेलू कार्यों में अधिक व्यस्त रखता आदि कर बहाना करते हैं, जिसे व्यक्तिकरण कहते हैं। प्रतिक्रिया निर्माण का सबसे
प्रसिद्ध कहावत कहावत से आप समझ सकते हैं कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, या मुख में राम बगल में छुरी। यानी व्यक्ति क्या करता है, इसमें एक रिएक्शन फॉर्मेशन करता है। यानी क्या रिएक्शन फॉर्म करता है कि व्यक्ति वो काम करता है, अनैतिक काम करता है, यानी कि पीठ पीछे अनैतिक काम करता है, लेकिन जब समाज के सामने आता है तो उससे बड़ा कोई आदर्शवादी या उससे बड़ा कोई नैतिकवादी नहीं हो सकता। जैसे एक नेता है, वो भ्रष्टाचार का समर्थक है, वो भ्रष्टाचार करता है अपने कामों में, लेकिन जब वो आता है जनता के सामने तो वो भ्रष्टाचार का विरोध करता है। तो इसे प्रतिक्रिया निर्माण कहा जाता है। प्रतिगमन होता है कि इससे तात्पर्य है कि पीछे की ओर मुड़ जाना। इससे तात्पर्य यह होता है कि व्यक्ति के अंदर जब चिंता या तनाव उत्पन्न होती है तो कभी कभी यह होता है कि व्यक्ति वयस्कावस्था से बाल्यावस्था की तरफ लौट आता है, उसकी व्यवहार भी उसी के हिसाब से होने लगती हैं। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी कोई व्यक्ति क्या है, जब क्रोध की जब चिंता की अवस्था में होता है तो बहुत बच्चों की तरह फुट फुट कर रोने लगता है। तो इसे क्या कहा जाता है, प्रतिगमन, यानी कि वयस्कावस्था से बाल्यावस्था के व्यवहारों की तरफ लौटना। अब प्रक्षेपण मतलब क्या है, प्रोजेक्शन। अब हम कुछ गलती करें, अपने गलती का जो है गलती को न मान के जो है हम दूसरे को गलती माने। यानी कि हम कोई कार्य कर रहे हैं, ठीक है, वो कार्य हमसे गलत हुआ है, हम उस कार्य को अपनी गलती न मान के दूसरे को हम गलती माने। तो प्रक्षेपण मतलब क्या होता है, अपने चिंता से बचाव के लिए व्यक्ति क्या है उस बातों को क्या दूसरे के ऊपर आरोपित कर देता है। यानी अपनी गलती करेगा व्यक्ति खुद, उस गलती से बचने के लिए व्यक्ति क्या है दूसरे व्यक्ति को गलत ठहराएगा, तो उसे प्रक्षेपण कहेगा। अगला है विस्थापन। विस्थापन से तात्पर्य क्या है, व्यक्ति अपनी अंदर जो चिंता होता है उससे दूर करने के लिए व्यक्ति क्या है उस चिंता को दूसरे व्यक्ति या दूसरी परिस्थिति में विस्थापित कर देता है। तो इसे क्या कहा जाता है, विस्थापन कहा जाता है। जैसे एक पिता द्वारा बड़ा बेटा जब मार खाता है तो क्या है वो उसका गुस्सा क्या है वो कहाँ उतारता है, अपने छोटे भाई बहनों पे। ठीक उसी तरह से जैसे एक काम करने वाला एम्प्लॉई अपने बॉस से वो डांट खाता है तो वो उसका जो है गुस्सा कहाँ विस्थापित करता है, अपने घर पे, अपने पत्नी पे, अपने बाल बच्चों पे। तो उसे क्या कहा जाता है, विस्थापन। तो ये कुछ मुख्य अहम रक्षात्मक प्रक्रम था जिसके माध्यम से व्यक्ति जो है अपने चिंता से मानसिक संघर्षों का समाधान करता है। अब हम बात करेंगे जो इनका तीसरा है व्यक्तित्व का विकास। ठीक है, इसमें जो है इनका जो है मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, ये जो बहुत पॉपुलर इनका सिद्धांत हुआ, और इस सिद्धांत में इन्होंने बताया है कि कैसे जो कामुकता क्षेत्र होता है वो जन्म से किसी बच्चे के अंदर होता है और बड़े होने तक होता है। ठीक है, इन्होंने ये कहा कि मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाएं होती है। ठीक है, और हर अवस्था में एक कामुकता क्षेत्र होता है जिसको इन्होंने क्या कहा, लिबिडो कहा। लिबिडो कहा, यानी कि कामुकता क्षेत्र होता है। ठीक है, अब बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे उसका कामुकता क्षेत्र भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होता है। अगर उस कामुकता क्षेत्र का उस अवस्था में उचित समाधान नहीं हो पाता है तो उसके व्यक्तित्व में विकृति आ जाती है। जैसे पहला है मुखावस्था, इसको ओरल स्टेज बोलते हैं। ये जन्म से 1 साल तक की अवस्था है। जैसा कि आप इसके हेडिंग से स्पष्ट होता है, मुखावस्था यानी कि इस अवस्था में जो कामुकता क्षेत्र होता है वो बच्चे के मुख में होता है। वह मुंह के माध्यम से क्रियाएं करके उसी के माध्यम से क्या है वो लैंगिक सुख की प्राप्ति करता है। जैसे मुंह से कोई चीज़ चूसना, निगलना, या जबड़े से जो है कोई चीज़ दाबना, दांत निकल जाना, तो किसी चीज़ को काटना, इसके माध्यम से व्यक्ति क्या है लैंगिक सुख की प्राप्ति करता है। तो उसे क्या कहा जाता है, मुखावस्था कहा जाता है। अगर मुखावस्था में बच्चे की लैंगिक सुख जो उसको मिलता है उसकी पूर्ति नहीं होती है तो आगे चल के क्या है बच्चा जो है वयस्कावस्था में उसका जो व्यक्तित्व होता है वो विकृत हो जाता है। दूसरा है गुदावस्था, जिसको एनर स्टेज बोलते हैं। यह लगभग 2 से 3 साल तक की अवस्था है, 2 से 3 साल तक चलने वाली अवस्था है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि देखिए जैसा कि इसमें हेडिंग में गुदावस्था, अब पहले में मुख में था, मुख से ट्रांसफर होकर कहा व्यक्ति के
मल द्वार में आ जाता है, गुदा में आ जाता है। इसमें बच्चा क्या होता है, मल मूत्र त्यागने से संबंधित या धारण करने से संबंधित क्रिया करके लैंगिक सुख प्राप्त करता है। जिससे बच्चा कभी कभी क्या होता है, वह मलमूत्र को जो है कि कई समय तक धारण करके जो है उसको आनंद मिलता है लैंगिक सुख का। कभी कभी क्या है, वो जो है मल मूत्र बहुत गंदगी के साथ फैला देता है, उसको लेकर हाथ से खेलता है, तो ये क्या है, इसके माध्यम से उसको क्या है, लैंगिक सुख की प्राप्ति होती है। तो इस अवस्था में जो लिबिडो होता है वो गुदा में होता है। तीसरा है लिंग प्रधान अवस्था, इसको फैलिक स्टेज कहते हैं। इस लिंग प्रधान अवस्था में क्या होता है, यह 4 से 5 साल तक की चलने वाली अवस्था है, 4 से 5 साल तक की अवस्था है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति का लिबिडो लिंग होता है उसका, ठीक है। देखिए, लड़कियों के लिंग को क्या कहा जाता है, योनि कहा जाता है, जिसको हम वेजिना कहते हैं, और लड़के के लिंग को शिश्न यानी कि जिसको हम पेनिस कहते हैं, उसको कहा जाता है। इस अवस्था में क्या है, बच्चे का कामुकता क्षेत्र क्या हो जाता है, लिंग में आ जाता है। अब वो क्या है, अपने लिंग को जो है मसलते हैं, छूते हैं, जिसके माध्यम से उनको क्या होता है, उनको इसके माध्यम से उसके अंदर क्या होता है, लैंगिक सुख की प्राप्ति होती है, ठीक है। और उसके बाद इस अवस्था में बच्चे में लड़कों में मातृ मनोग्रंथि तथा लड़कियों में प्रीति मनोग्रंथि का विकास होते हैं। जो लड़के होते हैं वो अपने माता के प्रति जो है माता से जब वो लैंगिक सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं, और लड़कियां क्या होती है, अपने पिता से लैंगिक सुख की प्राप्ति चाहती हैं, ठीक है। हालांकि ये जो इनका बात है बहुत विवाद में रहा है, लेकिन ये इन्होंने यही इसमें बताया है लिंग प्रधान अवस्था में। अगला है अव्यक्ता अवस्था, जिसको लेटेंसी स्टेज कहते हैं। अव्यक्ता अवस्था मतलब ये अवस्था 6 से 12 वर्ष की होती है। इसमें क्या होता है, कोई नया कामुकता क्षेत्र तो नहीं होता है, अगर होता भी है तो सुषुप्त होता है, ठीक है। इसमें बच्चे में कोई नया कामुकता क्षेत्र नहीं बनता है, अगर होता भी है तो सुषुप्तता की अवस्था में होता है। इसलिए इसको जो है टेक्निकल आधार पे कोई अवस्था नहीं माना गया है, फिर भी इन्होंने फ्रायड ने अपने में सिद्धांत में इसको शामिल किया है। अगला है जनेंद्रीय अवस्था, जिसको जेनाइटल स्टेज कहते हैं। यह अवस्था जो है लगभग इस अवस्था में 13 वर्ष से आजीवन तक की अवस्था चलती है। और इस अवस्था में क्या है, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था सम्मिलित होता है। इस अवस्था में आरंभिक किशोरावस्था में बच्चे के अंदर तमाम लड़के एवं लड़कियों के अंदर शारीरिक परिवर्तन होते हैं, और उनकी ग्रंथि जो क्रियाएं होती हैं या हार्मोन्स होते हैं वह भी परिपक्व हो जाते हैं। शुरुआत में क्या देखा जाता है, फ्रायड बताते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो समान लिंगों के प्रति आकर्षित होते हैं, जिसको इन्होंने क्या कहा है कि सम कामुकता क्षेत्र या सम लिंग कामुकता क्षेत्र इन्होंने बताया इसको, कि मतलब सम लिंगी के प्रति वो आकर्षित होते हैं। फिर जैसे जैसे वो बड़ा होते हैं वो विषम लिंगियों के प्रति आकर्षित होते हैं, और समाज के मान्यताओं के रूप क्या है, वो एक दूसरे से संभोग करके अपने लैंगिक सुख का वो आनंद लेते हैं, ठीक है। इसको जनेंद्रीय अवस्था कहा जाता है। अगर जनेंद्रीय अवस्था की पूर्ति नहीं होती है तो आगे चल के व्यक्ति में तमाम प्रकार की मानसिक विकृतियाँ उसके व्यक्तित्व में भी आती हैं, और वो मानसिक रूप से विकृत भी हो जाता है। तो इस तरह से मनोलैंगिक विकास के जो है 5 अवस्थाएं होती है, जिसके बारे में हमने चर्चा किया। फ्रायड के सिद्धांत का मूल्यांकन अगर हम करें तो ये कह सकते हैं कि फ्रायड का सिद्धांत व्यक्तित्व के सभी पक्षों को समझाने में काफ़ी हद तक सफल हुआ है, और इससे जो है व्यक्तित्व के कई चीज़ के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे मन के 3 स्तर होते हैं, चेतन, अर्धचेतन, अचेतन क्या होता है, साथ ही ईड, ईगो, सुपर ईगो क्या होता है, और साथ ही इन्होंने ये बताया कि कैसे मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत के मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्था होती है, जिनमें प्रत्येक अवस्था में एक नया कामुकता क्षेत्र होता है। अगर उन कामुकता क्षेत्र की पूर्ति नहीं होती तो आगे चल के व्यक्ति का व्यक्तित्व विकृत हो जाएगा। और इनके अगर दोष की बात करें तो यही दोष है कि इन्होंने जो है काफ़ी अपने सिद्धांत में जो है लिबिडो पे ध्यान अपना फोकस किया है, सेक्सुअल एनर्जी फोकस किया, जिसको बहुत से मनोवैज्ञानिक क्या है इसको अमान्य सिद्ध करते हैं। तो इस तरह से आज के क्लास में हमने बात किया आपको सिगमंड फ्रायड का व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत क्या होता है, इसके बारे में हमने पूरे विस्तार के साथ आपको बात किया। और इस टॉपिक का आपको हैंड रिटन नोट्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप चेक करके अपने नोट्स को मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों से शेयर करें। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें,
क्योंकि आपको इस चैनल पर साइकोलॉजी से संबंधित सभी टॉपिकों का बहुत ही बारीकी से आसान भाषा में आपको पढ़ाया जाएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।